तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे जो ये नैव लिंक्स हैं ये बिल्कुल हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट की तरह स्टाइल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स को डिटेल में कवर किया था और उसके जरिए अपनी नेविगेशन को स्टाइल किया था। इस वीडियो में हम अपने वेब पेज पर आने वाले टेक्स्ट की स्टाइलिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इस फाइल 011.html पर काम किया था। इस वीडियो के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि इसी की कॉपी होगी। तो दोस्तों, हमने अपनी 011.html फाइल की एक कॉपी बना ली है और इसको हमने नेम दे दिया है 012.html का, और इसके अगेंस्ट हमने एक स्टाइल शीट भी बना ली है और इस स्टाइल शीट को हमने इस पेज में लिंक कर दिया है। तो एक दफ़ा इस पेज को अपने ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जहां पर हमने लास्ट टाइम अपने पेज को छोड़ा था, हमारा पेज उसी तरह यहां पर मौजूद है और आज हम अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, टेक्स्ट की स्टाइलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने डेवलपमेंट के साथ साथ भी कर सकते हैं, एंड पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि अपने प्रोजेक्ट्स में जितना टेक्स्ट का एरिया हम एंटिसिपेट कर सकते हैं उसको हम पहले से स्टाइल कर लें। तो आज मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में गाइड करूंगा। हम चलते हैं अपने एडिटर की विंडो की तरफ। तो दोस्तों, टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो ये कि अपना एक कस्टम फॉन्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक कस्टम फॉन्ट हमें अपने वेब पेज में यूज करने के लिए सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है और उसके लिए हम एक डायरेक्टिव यूज करते हैं जिसे कि हम ऐट के साइन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर फॉन्ट फेस का ये डायरेक्टिव है जिसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे बेसिकली दो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं दो को फोकस करेंगे। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो फॉन्ट फैमिली है और इसके जरिए हम अपने फॉन्ट को एक नाम दे देते हैं। हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एक सोर्स की प्रॉपर्टी है जिसमें हम एक URL का ये फंक्शन यूज करते हैं और इन पैरेंथेसिस के दरमियान अपने फॉन्ट का, ये जो अपनी फॉन्ट की फाइल है उसका सोर्स देते हैं। तो दोस्तों, ये जो सोर्स है ये हमारा इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, जैसे कि हम इमेजेस के लिए करते हैं कि हमारे पास हमारी फॉन्ट की फाइल अपनी एक लोकल डायरेक्टरी में मौजूद होगी और उसका लिंक हम यहाँ पर देंगे, या एक इमेज की तरह हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक भी यूज कर सकते हैं जो कि किसी और वेबसाइट से आ रहा हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अपना कस्टम फॉन्ट अपनी लोकल डायरेक्टरी से कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉन्ट की फाइल चाहिए होगी और फॉन्ट फाइल्स लेने के लिए आपको इंटरनेट पर काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मेरा जो फेवरेट रिसोर्स है वो गूगल फॉन्ट्स है, तो हम गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपने ब्राउज़र के नेविगेशन बार में लिख सकते हैं fonts.google.com और ये हमें हमारे गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पर ले आएगा। हम जो फॉन्ट अपने वेब पेज में यूज़ करेंगे वो रोबोटो है, यानी ये जो पहला फॉन्ट है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप इसके अलावा कोई फॉन्ट यूज़ करना चाहें तो इस वेबसाइट पर आपको थाउजेंड्स की तादाद में फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वेबसाइट से इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए, ताकि हम इसे अपने लोकल फॉन्ट के तौर पर यूज कर सकें, हम इस लिंक को राइट साइड पर, जो कि डाउनलोड फैमिली का लिंक है, इसे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के बाद हम इस फाइल को अपने डाउनलोड्स के फोल्डर से निकालकर अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में कॉपी करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपने एक्सप्लोरर में अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फॉन्ट्स का, और इस फोल्डर में हमने जो फाइल डाउनलोड की है जो कि एक जिप फाइल है, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। तो इसका नाम roboto.zip है। हम इस फाइल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास एक फोल्डर बन गया है रोबोटो का, और उसके अंदर काफ़ी सारी फॉन्ट फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो इतनी सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं, इनको देखने के लिए हम एक बार गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि इस फॉन्ट के काफ़ी सारे स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें ये डिफरेंट फॉन्ट वेट्स हैं। थिन फॉन्ट है, फिर थिन 100 इटैलिक है, लाइट 300 है, और इस तरह हमारे पास बोल्ड और इटैलिक फॉन्ट्स के काफ़ी सारे वेरिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, इन वेरिएंट्स में से हर वेरिएंट के अगेंस्ट हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हुई है। अब वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि इन फॉन्ट्स को हम कैसे अपने वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हर स्टाइल को यूज़ करने के लिए एक डिफरेंट फॉन्ट फेस का डायरेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर जो फॉन्ट्स की डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है
उसमें से अगर हम इस पहले फॉन्ट को जो कि roboto-black.etf है इसे इंक्लूड कराना चाहें तो हम इसे एक नाम देंगे। ये जो नाम है ये हमारी फैमिली का नाम है। इसके URL में हम यहाँ पर इसे अपने फॉन्ट का लिंक देंगे। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसे सेव करते हैं और इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो हमारे ये एंकर टैग का सेलेक्टर है जो कि हमारे नेविगेशन लिंक्स में फिलहाल यूज हो रहा है, इसमें आकर हम इसे फॉन्ट फैमिली की एक प्रॉपर्टी देंगे और इसका नाम रोबोटो रखेंगे, जो कि बेसिकली ये सेम नाम होना चाहिए जो हमने यहाँ ऊपर दिया है। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास इन दो प्रॉपर्टीज के अलावा इस डायरेक्टिव में और प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं और ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसी फॉन्ट फैमिली के डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें इस फॉन्ट फैमिली का एक लाइट वेरिएंट जो कि थोड़ा सा थिन नजर आए वो चाहिए हो तो हम यहाँ पर इसी की एक कॉपी बना लेते हैं। इसका नाम रोबोटो ही रहेगा और यहाँ पर हम रोबोटो ब्लैक की जगह पर light.etf को टारगेट करते हैं। यहाँ पर हम इसे एक फॉन्ट वेट दे सकते हैं जो कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ और ये फॉन्ट वेट हम अपने किसी एलिमेंट को जिस पे हमने टेक्स्ट यूज किया है उसे असाइन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ब्राउजर में अगर हम देखें तो इसका फॉन्ट अब लाइट हो चुका है या इसका जो वेट है वो लाइट हो चुका है। यहाँ पर जो मैंने 1 की वैल्यू दी है इसमें एक कन्वेंशन है, अगर हम यहाँ पर VS कोड से भी थोड़ी हेल्प लें तो ये हमें बता रहा है कि हम यूजुअली 100 से लेकर 900 तक की वैल्यूज यूज करते हैं। और इसी तरह अगर हम गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको खुद भी एक नंबर दे रखा है। तो ये जो लाइट फॉन्ट है इसके लिए इन्होंने 300 का नंबर यूज किया है, हम यही नंबर यूज कर सकते हैं। तो हम मिसाल के तौर पर इसका फॉन्ट वेट 300 रख देते हैं। तो इस फॉन्ट वेट को यूज करने के लिए हम जहां पर भी हमारा टेक्स्ट यूज हो रहा है उसे फॉन्ट वेट 300 का दे सकते हैं और इसको अगर हम सेव करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा लाइट फॉन्ट यूज हुआ है। एक चीज जो यहाँ आप नोट करेंगे कि ये जो पहला फॉन्ट फेस था इसको मैंने कोई फॉन्ट वेट नहीं दिया तो ये हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट वेट बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस फॉन्ट वेट को यहाँ से रिमूव कर दूं और इसे कोई फॉन्ट वेट ना दूं तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट वेट हमारे इस पहले फॉन्ट से उठाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट अब बोल्ड हो गया है। तो दोस्तों अगर आप गूगल फॉन्ट्स यूज करना चाहते हैं, जो कि मेरा प्रेफर्ड वे है फॉन्ट्स को यूज करने का, और अगर आपके पास कोई हाईली कस्टमाइज्ड ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें आप एक कस्टम फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल फॉन्ट्स को उनके वेब लिंक के जरिए या एक्सटर्नल URL के जरिए यूज करें और उसे यूज करने से आपका ये जो वर्क फ्लो है ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको ये सारी फाइल्स लिंक करने की बजाय आप एक सिंपल CSS की फाइल को अपने पेज के साथ लिंक करके इससे काम चला सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि अपने इस पार्ट को डेमो पर्पसेस के लिए कमेंट कर देते हैं, इस फॉन्ट वेट को और फॉन्ट फैमिली को अपने एंकर से रिमूव कर देते हैं और इस पेज को सेव कर लेते हैं। अब हम वापस अपने गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर आकर आप यहाँ अगर राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर आप कुछ फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त ये सारे फॉन्ट्स के साइजेस और इनके जो वेरिएंट्स हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर आप ये ऊपर टॉप राइट पर ये लिंक देखें, इस पर हवर करने पर यह हमें बता रहा है कि व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज। तो मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये आपको एक समरी दिखा देगा कि आपके पास कौन कौन से फॉन्ट्स और उसके वेरिएंट सेलेक्टेड हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ को या सारे फॉन्ट्स को यहाँ से रिमूव करके दोबारा सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलेंगे अपने फॉन्ट्स को लिंक करने के। एक तो यहाँ पर आपको लिंक के टैग्स मिलेंगे या फिर ये इंपोर्ट की स्टेटमेंट्स मिलेंगी जो कि आप अपने स्टाइल टैग में या अपनी स्टाइल शीट में पेस्ट कर सकते हैं। हम इन दोनों मेथड्स को देख लेते हैं कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने लिंक टैग वाले मेथड को यूज़ करना चाहें तो इधर बॉटम राइट कॉर्नर में आपको ये बटन मिलेगा, इसे क्लिक करके हम इन लिंक्स को कॉपी कर सकते हैं और वापस चलेंगे अपनी HTML फाइल में। यहाँ पर reset.css के बाद और अपनी कस्टम स्टाइल शीट के ऊपर हम इन लिंक्स को पेस्ट करेंगे और अपने पेज को सेव करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये जो गूगल ने हमारे लिए CSS का लिंक क्रिएट किया है, इस लिंक को एक बार चलकर हम अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और अपने ब्राउजर में चलकर पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जब आप इस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि गूगल फॉन्ट्स ने हमारे लिए एक CSS फाइल क्रिएट की है जिसमें ये डिफरेंट फॉन्ट फेस के रूल्स हैं और बेसिकली जितने भी स्टाइल्स हमने फॉन्ट के सेलेक्ट किए थे उसके लिए इसने ये फॉन्ट फेस के डायरेक्टिव्स क्रिएट कर दिए हैं।
और बेसिकली जब इस फाइल को हम अपने पेज के साथ लिंक कर देते हैं या अपनी CSS के साथ इसे यूज़ करते हैं तो ये उसी तरह काम करता है जैसे हमने ये फॉन्ट फेस डायरेक्टिव्स खुद से डिक्लेयर किए हों। इसके बाद एक बार वापस अपने गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ये आपको कुछ फॉन्ट फैमिलीज बता रहा है जो आप अपने फॉन्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे कॉपी करेंगे और वापस चलते हैं अपनी स्टाइल शीट की तरफ। और यहाँ पर जैसे हमने इस एंकर के सिलेक्टर में अपनी फॉन्ट फैमिली दी थी, हम यहाँ पर ये फॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। हम अपने पेज को सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने वेब पेज की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉन्ट अब अपडेट हो गया है। अगर हम अब चाहें तो क्योंकि हमने अपने गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट से काफ़ी सारे ये वेरिएंट्स पिक किए थे तो हम इनमें से कोई भी वेरिएंट अब इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपनी स्टाइल शीट की तरफ और यहाँ पर इसको फॉन्ट वेट फॉर एग्जाम्पल 900 का देकर सेव करते हैं। अगर हम अपने वेब पेज में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट काफ़ी बोल्ड हो गया है और इस पर अब हमारा जो 900 फॉन्ट वेट है वो अप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर हम चाहें तो 100 का फॉन्ट वेट यूज़ करके देख लेते हैं तो हमारे पास बहुत ही थिन फॉन्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि अब हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो क्वेश्चन की है वो ये कि यूजुअली आप अपने वेब पेज में ये सारे वेरिएंट्स यूज़ नहीं करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि इनमें से वही वेरिएंट सेलेक्ट करके लिंक करें जो वेरिएंट्स आप यूज करना चाहते हैं और इसके जरिए आपकी CSS की फाइल काफी लाइट हो जाएगी। तो दोस्तों इस फाइल को लिंक करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इंपोर्ट का मेथड था। अगर आप यहाँ मेरे राइट पैनल में देखें तो इस इंपोर्ट की ऑप्शन को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपोर्ट की स्टेटमेंट है। हम इस स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे, वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को हम अपनी HTML नहीं बल्कि इस बार CSS फाइल के टॉप पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा काम यहाँ पर कर सकते हैं वो ये कि अपनी HTML फाइल में चलते हैं और यहाँ पर ये जो दो लिंक्स हमने गूगल फॉन्ट को लिंक करने के लिए यहाँ पर इंक्लूड कराए थे, हम इनको कमेंट कर देते हैं। आप चाहें तो इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये हमारे रिकॉर्ड में रहें। मैं पेज को सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे फॉन्ट अभी भी इन इफेक्ट हैं और इसकी वजह यह है कि इस बार हमने इन्हें अपनी CSS फाइल में इंपोर्ट किया है। तो दोस्तों अगर आप ये जो डिफॉल्ट तरीका आपको गूगल फॉन्ट से मिल रहा है इसे यूज करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने इस सारे हेक्टिक वर्क से जान बचा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर गूगल फॉन्ट से यूज़ करने हो तो मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर ये आपका लिंक लोकल हो यानी कि आपकी अपनी एक डायरेक्टरी से फॉन्ट आ रहा हो तो उस केस में आपका वेब पेज मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आपके सर्वर को भेजता है, जिसकी वजह से आपका पेज थोड़ा स्लो हो सकता है। तो यूजुअली गूगल के जो सर्वर से फाइल्स आती हैं वो बहुत फास्ट आती हैं और आपके अपने सर्वर पर लोड नहीं पड़ता। तो यूजुअली जैसे कि मैंने बताया मेरा प्रेफर्ड वे गूगल फॉन्ट्स को डायरेक्टली यूज़ करना ही है। तो दोस्तों चलते हैं अपने टेक्स्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप की तरफ और फिलहाल मैं यहाँ से ये फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट हटा देता हूँ। तो दोस्तों अपनी टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि हम ऑलरेडी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमारे पेज में आएंगे, हम उन्हें अपने पेज में क्रिएट कर लेते हैं। अपनी HTML फाइल में इस हेडर सेक्शन के बाद मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूं क्योंकि ये टेम्पररी कंटेनर है और इसे हम बाद में रिमूव कर देंगे। लेकिन इस डिव में फिलहाल हम कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं जिनकी डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइलिंग हम अभी से सेट कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस डिव में मैंने कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी H1 से H4 तक हेडिंग्स हैं और इससे नीचे हम हेडिंग्स में नहीं जाएंगे जो कि H5 और H6 हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट किया है जिसमें कुछ डमी टेक्स्ट है। इस डमी टेक्स्ट में से कुछ सेक्शन को मैंने स्ट्रॉन्ग के टैग्स में रैप किया है जो कि बेसिकली हमारा बोल्ड टेक्स्ट आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट की क्रिएट की है जिससे हमें इनपुट के अंदर जो आने वाला टेक्स्ट है वो देखने का मौका मिलेगा। और लास्ट में मैंने एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट लिखा है। हम इस पेज को सेव करते हैं और एक बार चलकर अपने ब्राउजर में देख लेते हैं कि इस वक्त ये बाय डिफॉल्ट कैसा नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स इस तरह नजर आ रहे हैं। एक जो छोटा सा काम यहाँ पर हम कर सकते हैं वो ये कि इसको थोड़ा सा बेहतर देखने के लिए इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग करके फ्लेक्स बॉक्स के जरिए कॉलम डायरेक्शन में ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि ये एक टेम्पररी एलिमेंट है, मैं इसे स्टाइल दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कॉलम सेट कर देते हैं और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 1 रेम की। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं। तो वापस चलते हैं अपने स्टाइल शीट की तरफ और इनको कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स अप्लाई करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसके बाद सबसे पहले मैं बॉडी को सिलेक्ट करूंगा जो कि हमारी कंप्लीट बॉडी का टैग है, और इसके अंदर हम अपनी फॉन्ट फैमिली को रोबोटो सेट कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि आपको ब्राउज़र में चलकर नज़र आएगा। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो नया फॉन्ट था वो हमारे हेडिंग्स और पैराग्राफ पर ठीक तरीके से अप्लाई हो गया है, लेकिन इनपुट एलिमेंट्स पर और ख़ास तौर पर ये जो टेक्स्ट एरिया है इनके ऊपर ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक से अप्लाई नहीं हुआ। इन दोनों एलिमेंट्स को भी इसमें इंक्लूड कराने के लिए हम वापस चलते हैं अपनी CSS की फाइल की तरफ, और यहाँ पर हम इस बॉडी की जगह पे एक ग्रुप सिलेक्टर बना लेते हैं और इसमें हम अपने इनपुट और टेक्स्ट एरिया को भी इंक्लूड करा लेते हैं। हम इस पेज को सेव कर लेते हैं और अब अगर हम वापस चलें तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट अब ठीक से यहाँ पर अपडेट हो गया है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और इन हेडिंग्स को कुछ स्टाइल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी हेडिंग्स को टारगेट करेंगे और सबसे पहले एक जेनेरिक स्टाइल सारी हेडिंग्स को दे देते हैं जो कि हमारी सारी हेडिंग्स पर अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर H1, H2, H3 और H4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपनी हेडिंग्स को कुछ कलर दे देते हैं। ये एक डार्क ग्रे का शेड है और बेसिकली ये वही कलर है जो हमने अपने नैव लिंक्स को दे रखा है। दूसरा काम जो यहाँ पर हम करेंगे वो ये कि यहाँ पर इन हेडिंग्स का जो फॉन्ट वेट है वो हम 400 सेट करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर हम देंगे वो हमारी लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है, और ये बेसिकली हमारे लेटर्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो यहाँ पर स्पेसिंग लिखा हुआ है ये इनके दरमियान में जो स्पेसिंग होती है इसको डिक्टेट करती है। तो यहाँ पर हम इसे स्पेसिंग देंगे 0.3 रेम की, और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम इसे यहाँ पर देंगे वो है लाइन हाइट की। तो लाइन हाइट हमारी जो दो लाइंस होती हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये लेटर स्पेसिंग वाली लाइन है और ये जो लाइन हाइट हम यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी दी है, इनके दरमियान में जो स्पेस आती है उसको डिक्टेट करती है। लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट के केस में हम यहाँ पर दो टाइप्स की वैल्यूज दे सकते हैं। एक तो हम इसे कोई रेम्स या पिक्सल्स या जनरल जो हमारे वैल्यू यूनिट्स हैं उनमें से कोई वैल्यू दे सकते हैं, या यहाँ पर सिंपल नंबर भी दे सकते हैं, और ये नंबर बेसिकली हमारे जो करंट फॉन्ट साइज है उसका मल्टीपल बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे 1.2 कह देता हूं तो ये 1.2 टाइम्स द करंट फॉन्ट साइज हमारी लाइन हाइट हो जाएगी। तो इसको मैं वैल्यू दूंगा 1.1 की। इसका मतलब ये हमारा 1.1 टाइम्स द करंट फॉन्ट साइज, यानी कि इन H1, H2, H3 और H4 का जो भी करंट फॉन्ट साइज होगा उससे अगर हम 1.1 को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी लाइन हाइट बन जाएगी। हम इसे सेव करते हैं और एक दफा चलकर अपने ब्राउजर विंडो में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे लेटर्स अब स्पेसिंग इंक्रीज होने की वजह से कुछ खुले खुले नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा हमारी जो लाइन हाइट थी इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ा बढ़ गया है। अगर हम इसे सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करना चाहें तो हम सिंपली यहाँ से इन चीज़ों को ऑल्टर करके भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लेटर स्पेसिंग को बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह काम करती है। तो ये वो फिगर्स हैं जो आप विजुअली एडजस्ट करके फाइनल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर 0.3 रैम की लेटर स्पेसिंग पसंद आती है तो मैं यहाँ पर 0.3 रैम इसे सेट कर दूंगा। इसी तरह ये जो लाइन हाइट है ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ ये हमारे जो दो लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग है उसे इंक्रीज कर रही है। तो मैं इसे वापस 1.1 पे सेट कर देता हूँ और वापस चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ और मजीद स्टाइलिंग्स को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो इन हेडिंग्स को कुछ फॉन्ट साइजेस देंगे जो कि हमारे यूनिवर्सल फॉन्ट साइजेस बन जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम चलकर अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि reset.css ने हमारे जो डिफॉल्ट हेडिंग्स के साइजेस थे उनको ओवरराइड कर दिया है। अब हम इन्हें खुद से चेंज करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और मिसाल के तौर पर यहाँ पर H1 का साइज हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा 4 रैम का, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन के हिसाब से खासी बड़ी हेडिंग चाहिए। अगर हम अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है आपको ये हमारी H1 है, तो इसको मैं 4 रैम का साइज दूंगा। उसके बाद हम अपनी H2 को फॉन्ट साइज 2 रैम्स देंगे और इसी जगह पहले हम बाकी हेडिंग्स के साइज भी सेट कर देते हैं। तो हमारी H3 का साइज होगा 1.5 रैम और H4 का साइज हम रख लेते हैं 1.2 रैम। इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग्स के साइजेस अब यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और कुछ और स्टाइल सेट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम अपने जो जनरल टेक्स्ट है जैसे कि पैराग्राफ है
इनपुट है और टेक्स्ट एरिया है, इनके कुछ फॉन्ट स्टाइल सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टाइल्स पेस्ट किए हैं अपने पैराग्राफ इनपुट और टेक्स्ट एरिया के लिए। हमने इसे लाइन हाइट दे दी है 1.5 की, लेटर स्पेसिंग 0.05 रेम्स, फॉन्ट वेट 300 जो कि हमारे हेडिंग से कम होगा, और कलर दिया है हमने ये ग्रे का एक और शेड। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ्स, इनपुट्स और जो टेक्स्ट एरिया है इनको एक डिफरेंट स्टाइल मिल गया है, और ये जो फॉन्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये थोड़ा सा लाइट ग्रे है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे पैराग्राफ, इनपुट और टेक्स्ट एरिया की कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो हम थ्रू आउट एक जैसी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह हमने यहाँ पर हेडिंग्स को कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज दी थी और उसके बाद डिफरेंट हेडिंग्स के लिए जो डिफरेंट फॉन्ट साइजेस चाहिए थे वो हमने अप्लाई किए थे, इसी तरह यहाँ हम पैराग्राफ को एक डिफरेंट फॉन्ट साइज देंगे। तो पैराग्राफ के लिए हमारा फॉन्ट साइज 1.2 रेम्स होगा, और इसी तरह इनपुट और टेक्स्ट एरिया के लिए हमारे पास जो फॉन्ट साइज होगा वो 0.8 रेम्स होगा। हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे फॉन्ट साइजेस अब अपडेट हो गए हैं, और हमारे जो टेक्स्ट एरिया और इनपुट फील्ड है इसका फॉन्ट अब थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर जो हमने की थी वो ये कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग का टैग इंट्रोड्यूस कराया था, और इस स्ट्रॉन्ग के टैग की भी reset.css की वजह से स्टाइलिंग रीसेट हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट वेट देंगे। तो यहाँ पर हम अपने स्ट्रॉन्ग के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको फॉन्ट वेट देंगे 800 का, और इस पेज को सेव करेंगे। वापस चलकर इसे ब्राउजर में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बोल्ड या जो स्ट्रॉन्ग में रैप टेक्स्ट का एरिया था वो अब 800 फॉन्ट वेट के साथ हमें काफ़ी बोल्ड नज़र आ रहा है। तो दोस्तों एक जो एलिमेंट यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर से मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है वो हमारे एंकर लिंक्स हैं। उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमारा टेक्स्ट एलिमेंट ही होता है। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ, और यहाँ पर अपनी जो HTML फाइल है उसमें मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, और इस पैराग्राफ में मैं ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला एरिया था इसे एक एंकर लिंक से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर इसे href दे देते हैं मिसाल के तौर पर एक एम्प्टी लिंक। हम इसे सेव कर लेते हैं और वापस चलकर एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में इसकी शक्ल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एंकर लिंक यहाँ पर विजिबल है। तो दोस्तों हमारे जो ये एंकर लिंक्स होते हैं इनकी कुछ डिफरेंट सूडो क्लासेस भी होती हैं जो कि इनकी डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस एंकर को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर अगर आप राइट साइड पर देखें तो एक कॉलन हवर का कीवर्ड है। अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट स्टेट्स हम टॉगल करके चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस एक्टिव को टॉगल ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये लिंक है ये अब रेड हो गया है, और इसी तरह हमारा ये विजिटेड पे लिंक और रंग का होगा। इनके इफेक्ट को अगर आप अपने एक्चुअल लिंक पर टेस्ट करना चाहें तो आप मिसाल के तौर पर इस लिंक के ऊपर हवर करें और अगर इसे क्लिक करके होल्ड करें तो आप देखेंगे कि ये रेड हो जाता है। तो हम चलकर इसको इस तरीके से स्टाइल करेंगे कि ये हमारी वेबसाइट में यूनिफॉर्म तरीके से नजर आए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी अपने एंकर लिंक्स को ग्लोबली कुछ स्टाइल दे रखे हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन का। तो यहीं पर हम अपना नया स्टाइल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला स्टाइल मैं दूंगा वो हमारा कलर होगा जो कि एक ब्लू का शेड है। हम इसे सेव कर लेते हैं और वापस चलकर इसे अपनी ब्राउजर में देख लेते हैं। तो हमारे एंकर का कलर यहाँ पर अब अपडेट हो चुका है। एक चीज जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की कि इस एंकर की डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, और फिलहाल हमने जब एंकर पर ये कलर सेट कर दिया है तो एटलीस्ट क्रोम में हमारे लिए ये कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। और इवन एक्टिव को भी अगर मैं टॉगल करूं या विजिटेड को टॉगल करूं तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि हम इसकी जो विजिटेड और एक्टिव की स्टेट्स हैं इनको भी इस स्टाइल में ग्रुप कर दें ताकि किसी और ब्राउजर में भी ये इनकंसिस्टेंट परफॉर्म ना करे। तो हम वापस चलेंगे अपनी स्टाइल शीट की तरफ, और यहाँ पर इस एंकर के बाद ए विजिटेड और ए एक्टिव की क्लासेस यहाँ पर जो कि सूडो क्लासेस हैं, जैसे कि एक हवर की क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सूडो क्लासेस हमारे एंकर के ऊपर अवेलेबल होती हैं, इनको भी हम टारगेट करके ये कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई करेंगे। और अब हमारी ये जो वेबसाइट है ये डिफरेंट ब्राउजर्स के अंदर कंसिस्टेंटली स्टाइल्स को डिस्प्ले करेगी। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग पर काम कर रहे हैं, तो एक लास्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अपने नैव लिंक्स की जो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं उन्हें अपने प्रोजेक्ट के रेफरेंस की तरह अपडेट करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर विंडो की तरफ, और यहाँ पर अपने जो एंकर लिंक्स हैं उन पे हम फॉन्ट साइज 0.9 रेम और फॉन्ट वेट 500 सेट करेंगे। वापस चलकर एक दफ़ा इसे ब्राउजर में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे जो ये नैव लिंक्स हैं ये बिल्कुल हमारे
रेफरेंस प्रोजेक्ट की तरह स्टाइल हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे अपने टेक्स्ट के स्टाइल्स को अपने वेब पेज में ग्लोबल लेवल पर सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।